सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि ये क्या माहौल इस मुल्क में इस वक्त बना दिया गया है। ये देखिए एक दिन में नहीं बना है। आज से 40-42 साल पहले जब हम जर्नलिज्म में आया था मैं, तो उस वक्त जर्नलिज्म को एक ऐसा पेशा, एक प्रोफेशन आ जाता था कि जिसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिसे समाज में एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है कि अब वो माहौल नहीं है और मैं अपने आप को सिविल सोसाइटी के बीच में या आम लोगों के बीच में जर्नलिस्ट, सहाफ़ी या पत्रकार बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने ये अपनी आइडेंटिटी बताई, डिस्क्लोज़ की ऐसे लोगों के बीच में जो मुझे नहीं जानते हैं, तो वो मेरे बारे में ख़राब राय बनाएंगे। हो सकता है उस वक्त तक, जब तक मैं ये ना कहूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मेरे बारे में उनकी अच्छी राय हो, लेकिन बाद में ये कहने पर तो क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और वो क्रेडिबिलिटी क्यों ख़त्म हुई? वो इसीलिए हुई कि इसमें एक तो सियासत ने अपना रोल अदा किया और उसके साथ साथ कॉरपोरेट ने कि वो उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है कि पैसे के लिए वो कुछ भी करेगा। तो नतीजा ये है कि जो एक नोबल प्रोफेशन था, जिसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अब नहीं रही और वो हम लोग जाने अनजाने उन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल होते रहे। देखिए, मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि हमारी ये जो 75 साल की जमहूरियत है, आज़ादी है, इसमें इमरजेंसी 19 महीने का एक ऐसा दौर आया था जब ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, 1 लाख से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर, ख़ास करके अपोजिशन पार्टीज़ के लोग जेलों में डाल दिए गए थे, अदालतें डरती थीं, अखबारों पे सेंसरशिप लागू हो गई थी। लेकिन तब भी वो दौर मैंने देखा है। मेरे वालिद 19 महीने जेल में थे इमरजेंसी में, लेकिन मुझे उस वक्त ये खौफ नहीं आता था कि मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे नंबर 2 का शहरी बना दिया गया हूँ। उस वक्त मुझे ये नहीं लगता था, मुझे ये लगता था कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो उस वक्त का सत्ता प्रतिष्ठान था, हुक्मरान जमात थी, इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ जो लोग मुखालफत कर रहे थे, सड़कों से लेकर के और संसद तक, उन सबको बंद कर दिया गया था, वो आवाज़ दबा दी गई थी। लेकिन उसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। आज हालात ये हैं कि पिछले 10 साल में जो माहौल बना है उसमें ये बता दिया गया है कि देखिए, ये मुल्क मेजॉरिटी कम्युनिटी का है और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को यहाँ नंबर 2 का शहरी बन करके रहना होगा, यानी हमारे रहमो करम पर रहना होगा। ये आइडियोलॉजी क्या है? ये आइडियोलॉजी है गोलवलकर साहब की वो किताब वी अवर नेशन हो डिफाइंड, जो आज के करंट डिस्पेंसेशन की गीता, बाइबल और कुरान है। उसमें गुरुजी लिख गए हैं कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें विशेषाधिकार की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें हमारे रहमो करम पर रहना होगा। जाति व्यवस्था को, जो मनुवादी व्यवस्था है 5000 साल की, उसको गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ बताया। महिलाओं के कोई अधिकार नहीं होंगे, दलितों के अधिकार नहीं होंगे, आदिवासियों के अधिकार नहीं होंगे, पिछड़ों के अधिकार नहीं होंगे। और इसलिए अब ये माहौल बना दिया गया कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है वो डी फैक्टो बना दिया गया। डी जूरे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डी फैक्टो बना दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हमारी अदालतें, हमारा मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी वो उसी एजेंडे को फॉलो करते हैं। और अब तो ये बात होने लगी है, और अफसोस की बात ये कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबसे बड़ा फेलियर उनका है, क्योंकि वो भी उसी नैरेटिव पर चलने लगी है। और कई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडरों ने मुझसे कहा कि साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने जो रास्ता दिखा दिया है उसकी मुखालिफत करना बड़ा मुश्किल काम है, उस पर हम नहीं जा सकते। यहाँ मैं उसके लिए उन घटनाओं को भी बता देना चाहता हूँ। कश्मीर भारत का एक हिस्सा है तो उसकी एक बड़ी वजह धारा 370 थी, जो हमने अपनी संविधान सभा के जरिए से और कश्मीर की संविधान सभा के जरिए से एक गारंटी दी गई थी कि इस कश्मीर के विशेषाधिकार। अब आज की नस्ल को तो शायद ये याद ना हो
कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा नहीं था। वो 22 अक्टूबर 1947 को जब कबायलियों का अटैक हो गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद वहां राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का प्रस्ताव किया और तब हमारी सेना गई और तब हमारा कंट्रोल हुआ। और उसके बाद हमने विशेष परिस्थितियों में एक खास शर्तों के साथ कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। वो आज हमने वो जो कॉर्ड थी वो काट दी, धारा 370 खत्म कर दी गई। इस देश में माफ कीजिएगा एक जगह सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। दूसरी चीज, अयोध्या में राम मंदिर की बात, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता कि वो कितना सही था गलत था, लेकिन इस मुल्क की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती थी कि जो अयोध्या मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने चलाया था वो गलत था। बाबरी मस्जिद का ढाया जाना गलत था, लेकिन जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सबके मुंह पर खामोशी का एक लेबल लग गया और आज सब मानने लगे हैं। बल्कि बाकायदा तौर पर चंदा दिया गया जब पहुंचा गया। और पहले पार्टी के लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि इट वाज आवर फादर्स अनफिनिश्ड एजेंडा, वी आर थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इन सारी बातों से? और आपने ट्रिपल तलाक ले आए, अब आप यूसीसी ला रहे हैं, वो लाएंगे नहीं, खैर दिखावा है, वो भी मुसलमानों को डराने के लिए और एक पोलराइज करने के लिए। मगर आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसने शपथ ली है संविधान की कि वो बिना राग और द्वेष के इस देश के सभी नागरिकों और इस प्रदेश के सभी नागरिकों के साथ इंसाफ करेगा, वो आदमी कहता है कि वो ज्ञानव्यापी तो मस्जिद है ही नहीं, तो उसको क्यों मस्जिद कहा जाता है? उसके बाद आप क्या उम्मीद करेंगे? वहां की सरकार से आप कुछ इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? कल को फिर मथुरा का भी मामला उठाया जाएगा, क्योंकि मेरे कानों में वो नारे अभी भी गूंजते हैं जब अयोध्या मूवमेंट चल रहा था कि 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी कोई मजार। तो कानून बन गया, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है 92 का, और उसके बाद ये कह दिया, तय हो गया संसद में और संविधान सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि भाई ये अयोध्या एक्सक्लूड हो गया, इसमें फैसला भी आ गया, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब कहीं और बाकी जगह ये तूफाने बदतमीजी नहीं होगी, लेकिन हो रही है। जब ये हो तो आप कैसे उस चिंगारियों को रोकेंगे? क्योंकि किसी भी टॉलरेंस की कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है, कोई सीमा होती है। सुबह शाम अगर आप एक कम्युनिटी को चिढ़ाएंगे, गालियां देंगे, तो फिर फारसी की मसल है, तंग आमद बजंग आमद, फिर लोग जंग पे आमादा होते। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि देखिए बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हज़ारों साल से हम लोग एक साथ रहते आए हैं। उस वक्त ना डेमोक्रेसी थी, ना सेक्युलरिज्म था, लेकिन सर्वधर्म संभाव था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी और लोग आपस में रहते आए थे। कभी भी जो कहा जाता है कि 800 साल का मुस्लिम रूल, उसमें कभी भी राकेश जी 25% से ज्यादा मुसलमानों की तादाद नहीं रही। और ये पाकिस्तान के बनने से पहले तक की बात मैं कह रहा हूँ, और आज भी 15-16% कहे जाते हैं कि वो हैं। तो लेकिन चाहे वो औरंगजेब का ज़माना हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का ज़माना हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना हो, जिन्हें हिस्ट्री में आजकल विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है,